नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में आंतरिक कलह सामने आ रही है। बीजेपी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनाव एक साथ नहीं लड़ेंगी। बीजेपी ने एनसीपी के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया, जिसका मुख्य कारण एनसीपी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष नवाब मलिक हैं। मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से संबंधों के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन किसी केस में सजा नहीं हुई है। नवाब वर्तमान में जमानत पर हैं। बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री और मुंबई इकाई प्रमुख आशीष शेलार ने स्पष्ट कहा कि पार्टी ने बीएमसी चुनाव में एनसीपी के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया है। इसकी जानकारी हाईकमान को दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में भी अलग अलग लड़ने की बात कही, लेकिन इसे फ्रेंडली लड़ाई करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों दल राजनीतिक स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए ये लड़ाई तीसरे पक्ष को फायदा पहुंचाने वाली नहीं होगी। अजित पवार ने भी फडणवीस की बात मानते हुए कहा कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं और उनका फैसला अंतिम है। ये फैसला महायुति के लिए नई चुनौती पेश कर रहा है। 2017 में बीजेपी ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ जैसे एनसीपी के गढ़ों पर अकेले कब्जा किया था। अब बीजेपी इन नगर निगमों को अकेले अपने पास रखना चाहती है, जबकि अजित पवार अपनी पार्टी की पुरानी ताकत वापस हासिल करने पर जोर दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं के मनोबल और स्थानीय स्तर की गतिशीलता को देखते हुए ऐसे फ्रेंडली मुकाबले बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर मतुआ समुदाय में चिंता बढ़ गई है। 16 दिसंबर को जब राज्य सरकार ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की तो उत्तर 24 परगना जिले के गायघाटा विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के वोटरों के नाम अनमैप्ड पाए गए। गायघाटा विधानसभा क्षेत्र बोगांव लोकसभा सीट का हिस्सा है, जहां मतुआ समुदाय की आबादी काफी ज्यादा है। मतुआ महासंघ के पूर्व महासचिव महितोष वैद्य ने कहा कि गायघाटा विधानसभा क्षेत्र में मतुआ समुदाय के लोगों को सुनवाई के लिए बुलाए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि उनके नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से मैप नहीं हो पाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी ही आशंका नादिया जिले के रानाघाट विधानसभा क्षेत्र, दक्षिण 24 परगना जिले के कैरिंग इलाके में भी है, जहां मतुआ समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। इस मुद्दे को लेकर मतुआ समुदाय में डर है कि कहीं बड़ी संख्या में लोगों के मताधिकार पर असर न पड़े। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर अब रविवार को हुए यहूदी कार्यक्रम पर हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में शामिल 2 हमलावरों में से एक की पहचान साजिद अकरम के रूप में हुई है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक साजिद अकरम भारतीय नागरिक था और वो हैदराबाद के तोली चौक इलाके का रहने वाला था। अधिकारियों ने बताया कि साजिद अकरम की उम्र करीब 50 साल थी। तेलंगाना पुलिस के अनुसार साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था और इसके बाद वहीं बस गया। वो पिछले कई वर्षों में सिर्फ 6 बार भारत आया था। उसकी आखिरी भारत यात्रा साल 2022 में हुई थी, जब वो 2 हफ्तों के लिए हैदराबाद आया था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि साजिद अकरम के पिता की 2017 में मौत हो गई थी, लेकिन वो अंतिम संस्कार में शामिल होने भी भारत नहीं आया। सरकार ने मंगलवार को संसद में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी बिल 2025 पेश किया। ये बिल करीब 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेने की तैयारी में है। बिल पेश होते ही संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताया। विरोध में विपक्ष के सांसद लोकसभा से निकलकर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मार्च करते नजर आए। सांसदों की मांग थी कि इस बिल को तुरंत लागू करने के बजाय जांच और चर्चा के लिए किसी विशेष संसदीय समिति को भेजा जाए। विपक्ष का कहना है कि मनरेगा एक कानूनी अधिकार था जिसने ग्रामीण भारत को रोजगार की गारंटी दी। ऐसे में उसका नाम बदलकर नया कानून लाना सिर्फ सुधार नहीं बल्कि गांधी के नाम और सोच को हटाने की कोशिश है। सरकार का दावा है कि नए बिल ग्रामीण रोजगार और आजीविका को और मजबूत करेगा, जबकि विपक्ष इसे मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश बता रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को मनरेगा की जगह लाए जा रहे नए कानून को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा ये नया बिल गरीबों को मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार के अधिकार को कमजोर करता है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर योजनाओं के नाम बदलने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के नाम बदलने में देश का काफी पैसा खर्च होता है और उन्हें समझ नहीं आता कि मोदी सरकार को नाम बदलने का इतना शौक क्यों है।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत देश के सबसे गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार कानूनी अधिकार के रूप में मिलता था, लेकिन नया बिल इस अधिकार को कमजोर करता है। सरकार भले ही काम के दिनों की संख्या बढ़ाने की बात कर रही हो, लेकिन मजदूरी बढ़ाने पर कोई जवाब नहीं है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि पिछले कई सालों से सरकार मनरेगा के बजट में कटौती कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी मजदूरों से बात होती है वो यही कहते हैं कि उन्हें समय पर पैसा नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले ग्राम पंचायतें तय करती थीं कि मनरेगा के तहत कौन सा काम होगा, लेकिन नए बिल में यह अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया। इससे ग्राम पंचायतों का अधिकार छीना जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इन सभी वजहों से कांग्रेस इस बिल को गलत मानती है और इसका विरोध कर रही है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत दायर शिकायत संज्ञान लेने योग्य नहीं है, क्योंकि ये मामला एक निजी शिकायत पर आधारित है। इसमें कोई एफआईआर नहीं है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित जांच और उसके परिणाम स्वरूप अभियोग शिकायत एफआईआर या अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के अभाव में सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की शिकायत खारिज कर दी। नेशनल हेराल्ड केस पर कोर्ट द्वारा सुनवाई से इनकार करने पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब मैंने इस मामले में बहस शुरू की तो मैंने अदालत से कहा कि ये एक बेहद अजीब मामला है। इसमें ना तो पैसे का जरा सा भी लेन देन हुआ है और ना ही किसी जमीन या संपत्ति का कोई ट्रांसफर हुआ है। सभी संपत्तियां अब भी एजेएल के पास ही हैं, फिर भी इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जा रहा है। आज की तारीख में एजेएल का 90% हिस्सा यंग इंडियन कंपनी के पास है। बस यही बदला हुआ है। कंपनियों को कर्ज मुक्त बनाने के लिए अक्सर नॉन प्रॉफिट कंपनियां बनाई जाती हैं। भारत की लगभग हर बड़ी कंपनी ऐसा करती है। अगर मुझे अपनी कंपनी को कर्ज मुक्त करना हो तो मैं भी शेयर ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन यंग इंडियन कंपनी एक बेहद खास कंपनी है। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसमें इसके सभी डायरेक्टर खड़गे जी, सोनिया जी, दिवंगत मोतीलाल वोरा जी और अन्य एक पैसा भी लाभांश नहीं ले सकते। भले ही वो चाहें भी, उन्हें ना कोई मुनाफा मिल सकता है, ना कोई संपत्ति, ना गाड़ी, ना दफ्तर और ना ही कोई निजी सुविधा। आज का फैसला इसलिए अहम है क्योंकि संज्ञान लेना किसी मामले में अदालत की सबसे शुरुआती और सबसे हल्की कार्रवाई होती है। आमतौर पर किसी मामले में संज्ञान लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अदालत संज्ञान लेने से भी इनकार कर दे तो इसका मतलब है कि मामला उस स्तर का भी नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी ने इस मामले को लेकर जितना शोर शराबा और हंगामा किया वो बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी जैसा है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर बाद में दर्ज की गई है। ऐसा लगता है कि ये एफआईआर उस कमी को पूरा करने के लिए लाई गई जिसकी ओर मैंने अदालत में बहस के दौरान इशारा किया था, क्योंकि इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई थी। नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि इंडिगो एयरलाइंस नए पायलट ड्यूटी और आराम नियमों को जल्द से जल्द लागू करे। डीजीसी ने ये बात तब कही जब जस्टिस अमित शर्मा की बेंच के सामने पेश हुआ। ये मामला एक पायलट संगठन की ओर से दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है। पायलट संगठन ने आरोप लगाया है कि डीजीसीए ने कई एयरलाइंस को नियमों में ढील देकर गलती की है। हालांकि डीजीसीए ने कोर्ट को बताया कि इंडिगो को नए नियम लागू करने के लिए 10 फरवरी तक की अस्थायी छूट दी गई है, लेकिन ये छूट खुशी खुशी नहीं दी गई है। डीजीसीए का कहना है कि एयरलाइंस को दी गई छूट मजबूरी में दी गई है और रेगुलेटर ये सुनिश्चित करेगा कि पायलटों की सुरक्षा और आराम से जुड़े नियमों का जल्द पालन हो। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को गोवा पुलिस को गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर दी है। दोनों आरोपी गोवा के नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक हैं। इस नाइट क्लब में 6 दिसंबर को भीषण आग लग गई थी जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद पूरे देश में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठे थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर दी है। उन्होंने कहा कि मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। पीएम मोदी जॉर्डन दौरे के बाद मंगलवार को इथियोपिया पहुंचे हैं। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने राजधानी अदीस अबाबा में उनका स्वागत किया और खुद गाड़ी चलाकर शहर के साइंस म्यूजियम ले गए। भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग बढ़ाने को लेकर वार्ता हुई और कई
MOU पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश आपसी रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए चल रही शांति वार्ता अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप ले सकती है। जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में जिस शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई है वो काफी हद तक व्यवहारिक और लागू करने योग्य है। यह बातचीत जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि कुछ बड़े मुद्दे अभी बाकी हैं, खासकर रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों का भविष्य क्या होगा। अमेरिका की अगुवाई में चल रही शांति कोशिशें अब तेज होती दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन और यूरोपीय देशों की करीब 90% सहमति शांति मसौदे पर बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम शांति समझौते के अब सबसे करीब पहुंच गए हैं। नीरज घेवान की फिल्म होम बाउंड ने ऑस्कर के अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में अंतिम 15 फिल्मों की सूची में अपनी जगह बनाई है। ऑस्कर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 98वें अकादमी अवार्ड्स की इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में अगले वोटिंग राउंड के लिए 15 फिल्मों का चयन किया गया है। इस कैटेगरी में 86 देशों या क्षेत्रों की फिल्में थी। धर्मा मूवीज ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि होम बाउंड को 98 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। दुनिया भर से मिले असाधारण प्यार और समर्थन के लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। ये वही फिल्म है जिसके लिए कान फिल्म फेस्टिवल में 9 मिनट तक तालियां बजी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.